नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज 6 अप्रैल एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। यही वो दिन है जब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। कभी लोकसभा में 2 सांसद और आज केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार। कभी उपहास का विषय और आज राजनीति की धुरी। देश में आज भी काला अध्याय कहे जाने वाले आपातकाल के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के लिए बनी जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन बहुत जल्द सरकार और संगठन दोनों बिखर गए। जनता पार्टी में जुटी पार्टियां अपने अपने रूप में आ गई। इसके प्रमुख घटक जनसंघ के दिग्गजों ने मिलकर नया दल बनाया। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जिसने 1984 में सिर्फ 2 सीटों से शुरुआत की और आज 2026 में देश की सत्ता का केंद्र बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सफर सिर्फ मेहनत, संगठन और नीतियों की जीत है या फिर विपक्ष की कमजोरी, बिखराव और रणनीतिक असफलता का परिणाम भी? क्या विकास इस सफलता की असली कहानी है या विचारधारा और ध्रुवीकरण ने इसे ताकत भी दी है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पर उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। 1980 में स्थापना और 1984 में सिर्फ 2 सीटें, यही थी भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती तस्वीर। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में जहां कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, वहीं बीजेपी सिमटकर 2 सीटों तक रह गई। लेकिन 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन और रथ यात्रा ने पार्टी को नई पहचान दी और देखते ही देखते बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई। 1996 में सबसे बड़ी पार्टी, 1998 और 99 में सत्ता और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत, 2019 में और भी मजबूत वापसी और आज बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। 2 सीटों से सत्ता तक, 2 सीटों से शिखर तक बीजेपी का ऐतिहासिक सफर। 1984 सहानुभूति लहर में सिमटी बीजेपी, राम मंदिर आंदोलन से मिली राष्ट्रीय पहचान। 1996 पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, अटल आडवाणी युग, गठबंधन से सत्ता तक का सफर। 1998 से 2004 एनडीए सरकार का दौर, 2014 मोदी लहर में पूर्ण बहुमत की सरकार, 2019 और मजबूत हुई बीजेपी, 303 सीटों का रिकॉर्ड, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा, देश के बड़े हिस्से में बीजेपी एनडीए की सरकार, राजनीति की धुरी बनी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश जानता है हर चुनौती का सामना करने के लिए बीजेपी ईमानदारी से कोशिश कर रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के 17 जिलों में स्थापना दिवस पर कार्यालयों का भूमि पूजन किया गया। सीएम मोहन यादव वर्चुअली जुड़े और उन्होंने संबोधन के दौरान कहा, भारत तीसरा देश बन गया है जो अपने दुश्मनों को उनके देश में घुसकर मारता है, जो हमारे अपने देश के अंदर कष्ट देते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर बधाई दी। सेवा आधारित राजनीति की, सत्ता को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का धीरे धीरे पतन होने लगा और सेवा भाव वाली राजनीति को धीरे धीरे लोगों का भारी समर्थन मिलने लगा। आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमने अपने आचरण से भारत की राजनीति में एक नया सिद्धांत स्थापित किया है, राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना काल से अगर यात्रा प्रारंभ की तो लोकतंत्र को सामने साक्षी रख करके यात्रा प्रारंभ की और लोकतंत्र की साक्षी होने की कीमत भी हमारे हर नेता ने, पहले नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के अंदर राष्ट्रवाद का माहौल बनना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर उससे अलग कैसे जा सकता है, उस विसंगति को सामने ला करके अपनी शहादत देते हुए जनसंघ की स्थापना सिद्ध की थी। हम वो भाग्यशाली पार्टी के कार्यकर्ता है। देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज हम लोग
प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष रहे भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, नमन किए हैं, पुष्पांजलि उनको अर्पित किए हैं। अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान जैसे नारों और राम जन्मभूमि जैसे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आंदोलनों की दम पर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देने वाली पार्टी को मोदी शाह युग में वक्त है बदलाव का जैसे नारों ने सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। वक्त सच में बदल गया। 2 लोकसभा सीटों वाली पार्टी ने देश के बड़े हिस्से को केसरिया से रंग दिया। कई राज्यों सहित केंद्र में दमदार सरकारें खड़ी कर दी, लेकिन वक्त ने सिर्फ सियासी हालात नहीं बदले, ईमानदारी से कहा जाए तो पार्टी को भी बदल दिया। पार्टी विद डिफेंस का तमगा पहनने वाली पार्टी अब पार्टी विद कन्वीनियंट होती जा रही है। संघ का अनुशासन पार्टी के सिर से ऊपर जाता दिखाई पड़ता है। अगर पार्टी की रणनीतियों में सिर्फ सत्ता ही शामिल रही तो आने वाला वक्त बड़ी परीक्षा ले सकता है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए चर्चा के लिए सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं आपसे। तौकीर रजा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश सिंह जी बुंदेला कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश गौतम जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राज चड्ढा प्रारंभिक सदस्य जनसंघ के रहे, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में स्वराज एक्सप्रेस पर। तौकीर रजा साहब, शुरुआत आपसे कर रहा हूं चूंकि आपका आज दिन है, और निदा फाजली साहब के 2 शेर मैं पढ़ रहा हूं, फिर वहां से शुरुआत करूंगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। 1980 में पार्टी का फॉर्मेशन, 84 में महज 2 सीटें, लेकिन अब 47 वर्ष के बाद तौकीर रजा साहब जिधर देखे, जिधर नजर घुमाए उधर आप नजर आते हैं। तो जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, 47 वर्षों का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का जब देखते हैं आप लोग, उस इतिहास में बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं इन वर्षों में? तौकीर रजा साहब। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए साहब, मैं भी एक शेर से जरूर शुरुआत करना चाहूंगा कि निकले हैं जो मेरी शख्सियत को बिगाड़ने, निकले हैं वो लोग जो मेरी शख्सियत को बिगाड़ने, उनके खुद के किरदार जो है आज मरम्मत मांग रहे हैं। अच्छा। तो आज इनकी स्थिति यही है साहब कांग्रेस की, और इन्होंने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। मात्र 2 सीटें थी तो ये बोला जाता था कि ये पार्टी है 2 सीटों वाली पार्टी, लेकिन हमारे माननीय अटल जी का जो स्वप्न था, उन्होंने जो बोला था, जो बिल्कुल अक्षरशः सच हो रहा है कि सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और चाहूं और कमल खिलाए, इसकी निशानी है। दूसरी बात, हमने जो बोला उसे अक्षरशः पूरा किया। हमने जो वादे किए जनता के साथ, जनता की जो नब्ज थी हमने समझा, और जनता की बातों को पूरा अक्षरशः पूरा करें। जनता को क्या चाहिए? वोट तो उसी शर्त में देती है ना जो उसकी जनता की जो मांगों को पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्षरशः उसको पूरा किया। चाहे धारा 370 को हटाने का विषय था, लोग बोलते थे, मजाक उड़ाते थे कि धारा 370 हटा के दिखाइए साहब। आपने देखा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान की बातें वहां होती थी, और कभी तिरंगा तक नहीं फहराया जाता था लाल चौक में, और धारा 370 हटी और आज वहां शान से तिरंगा फहराया जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण की जहां पर क्रिकेट, गलियों में क्रिकेट खेलते हुए दिखाया था सचिन तेंदुलकर ने, तो ये बताता है कि हमने किस प्रकार से भारत की जो है स्वप्न देखा था विकसित भारत का। तो ये इसका एक उदाहरण है। राम मंदिर की अगर हमने वादा किया था तो ये बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताई, ना तारीख भी बताई, और जो है हमने मंदिर बनाया, और जब निमंत्रण का पीला चावल भेजा गया तब भी ये नहीं पहुंचे। तो ये भारतीय जनता पार्टी साहब, हमने जो वादा किया चर्चा उसे पूरा किया। आज जो है आप इनके आंकड़े निकाल के देख लीजिए, इन्होंने जो 55-60 वर्षों तक जो कार्य किए आजादी के बाद से, हमने वो जो है उससे कम से कम 4 गुना जो है विकास किया है हर क्षेत्र में। चाहे अगर केंद्र की बात करें तो रोड की अगर बात करें, इनके समय में मात्र बनती थी 2 से 2.5 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़कें, आज हमारी 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़कें बन रही हैं। इनके समय में मात्र 55-60 वर्षों में 70 एयरपोर्ट थे, तो आज जो है 150 क्रॉस कर गए। तो ये मात्र 13 वर्षों में हुआ है। तो ये माननीय मोदी जी का स्वप्न था। आज की बात करें कि आज दुश्मन हमको आंख उठा के हमको नहीं देख सकता, हम आंख में आंख डाल के देखते हैं, और अगर कोई दुस्साहस करता है आतंकवादी घटना करने का या कुछ प्रकार से, तो हमारा जो है ऑपरेशन सिंदूर करके उनके घर में घुस के मारते हैं। ये भारत है आज। पहले तो यह स्थिति थी कि बम कहां पर होता था, लिखा रहता था कि भाई
अपने किसी बैग को अपने सामान की रक्षा खुद करिए, और कोई खाली बैग वस्तु जो है वो बम हो सकती थी। आज वो स्थिति को हमने खत्म किया। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात कर ले, हमारे 31 मार्च 2026 तक का हमने वादा किया हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कि हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, और आज नक्सलवाद समाप्त हो गया। ये दिखाता है कि इच्छा शक्ति अगर हो तो ये नासूर बड़े से बड़ा नासूर भी समाप्त हो सकता है। तो विकास बनाम जो है विकसित भारत के अगर विकास बनाम जो है, आप इन्होंने जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और देश को कहीं कहां पर पहुंचा दिया, चीन कहां पहुंच गया, और आज चलिए ठीक है तौकीर रजा साहब, लौटेंगे आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट बाकी मेहमानों से भी ले लेता हूं। अवनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपका रुख करता हूं विपक्ष के नाते। कभी एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के साथ संसद में बैठती थी विपक्ष के तौर पर, आज उसी भूमिका में आप लोग हैं, मजबूत विपक्ष के तौर पर आप हैं। खैर ये कहना सही जरूर होगा। किस तरह से आप देख रहे हैं वो 2 सीटों से शुरुआत, वो सफर, वो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नाते मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, और आज मजबूत तौर पर सत्ता के शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष के तौर पर आप लोग किस तरह से देखते हैं इस सफर को? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को उसकी स्थापना दिवस पर बधाई देता हूँ। चलिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, और हमेशा क्या होता है, कोई भी पार्टी बनती तो पहले दिन से कोई पार्टी बड़ी पार्टी नहीं बन जाती। भारतीय जनता पार्टी चूंकि आजादी के समय तो उनका कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस पार्टी तो आज देश को आजाद कराने के लिए बनी, तो कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के समय से उसने देश के निर्माण में सहयोग किया। अभी मैं तौकीर रजा साहब को सुन रहा था कि हमने क्या किया, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मोदी जी पिछले 12 साल से जो बैंक जितने बेच रहे हैं, जितने एयरपोर्ट बेच रहे हैं, जितनी सड़कें बेच रहे हैं, हर जगह टोल का जो जाल बिछाया है, हर जगह आप देखें आज की तारीख में आप गाड़ी लेके निकलते हो, आपको पता नहीं है क्या करना है, हर जगह आपको लूटा जा रहा है। तो मोदी जी शायद जो पिछले निरंतर 12 साल से बेच रहे हैं ना, जो PSU बेचे, आप देखें कई सारे बड़े बड़े संस्थान बेचे, जो आप कभी हम नहीं सोचते थे कि LIC जैसे पहली हिस्सेदारी बिकेगी। LIC की मोदी जी ने 17% हिस्सेदारी बेच दी। सोचिए, LIC मतलब जो भारत की रीढ़ की हड्डी था, बचत करने वाले भारत देश की रीढ़ की हड्डी था, LIC में लोगों को पता नहीं है। और तो छोड़िए, जो प्रोविडेंट फंड के जो पैसे थे उस तक में से उन्होंने पैसा निकाल के अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। अच्छी बात ये कह रहे हैं कि इन्होंने कई सारे एयरपोर्ट खोल दिए, लेकिन राघवन जी शायद जानकारी नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में 7 एयरपोर्ट चालू हुए, 7 में से 6 बंद पड़े। 6 एयरपोर्ट पे भैंसे और गाय बांधी जा रही है, मतलब गौशालाएं बन रही हैं। ये हालत है इनके विकास की। और इनका आप मुझे बताएं मेडिकल कॉलेज किस तरह के हैं? फिर हमने जिलेवार मेडिकल कॉलेज खोल दी, लेकिन सुविधा है। आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में क्या है, सागर मेडिकल कॉलेज चले जाए, छतरपुर मेडिकल कॉलेज चले जाए, दतिया चले जाए, जहां कॉलेज कहाँ सुविधा है मुझे आता है। मतलब इससे अच्छा तो आप जिला चिकित्सालय को आप अच्छे से डेवलप करते तो उससे बात होती। और आज ये जो अभी मैं सुन रहा था कि विदेश नीति के ऊपर ये भाजपा के जो अध्यक्ष हैं अक्सर कहते कि डंका बज रहा। हाँ साहब, डंका बज रहा है, बड़ा अच्छा डंका बज रहा है कि ट्रंप वहां से कहता है 19 बार कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, और इनके मुंह से क्यों नहीं निकलती कि तुमने युद्ध कैसे रुकवाया। अभी जो कश्मीर के 370 की जो डींगे हाँक रहे थे, पहलगाम भूल गए। पहलगाम में जो 28 सैलानियों को कसरत पूछ के मारा गया, भूल गए पहलगाम। उससे पहले पुलवामा भूल गए, जो 44 जो सैनिक मारे गए, और आज तक ये बता नहीं कि 350 किलो RTX, 3.5 कुंटल RTX आयल कहां से, भूल गए। आप छोटा सा काउंटर जवाब, फिर मैं आगे मेहमानों के पास जाऊं। अरे भैया, ये राजन जी गलत बात है। नहीं, तमाम आरोप लगाए आपको भी। मैंने देखिए, मुझे क्या है कि ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे आपने मुझसे तो काउंटर नहीं पूछा राघवन जी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब भी आप नहीं दिया। आप और तो फिर मैंने पूछा कि सुनिए, तो मैंने तो साहब बधाई से, नहीं वो अच्छी बात थी कि आपने बधाई से शुरुआत की। मैंने तो शुरुआत ही हमको गाली देने से की है यार। तौकीर रजा साहब 30 सेकंड में लौटता हूं जी, लौटूंगा आपके सवालों के जवाब भी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए, आप विपक्ष में है। मैंने आपसे पूछा कि 47 वर्षों में कुछ भी अच्छा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपने ये गिनवा दिया। मैं आपके जो भी प्रोग्राम डिजाइनर उनसे बोलूंगा रेडी डिबेट टाइम नाम को ना बुलाया करें। क्या आपने हमको 1 मिनट दिखा कर, आप टाइमर उठा के देख लीजिए। आप 2.5 मिनट से अधिक अवनीश जी बोले, इस तरह का ब्लेम आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। और ये मेरा डिबेट है, 1 मिनट अवनीश जी, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आपको बुरा लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बुरा लगा तो आई एम सॉरी इसके लिए। लेकिन अब आपके सवालों का जवाब अगर मैं तौकीर रजा साहब से नहीं लूंगा तो किससे लूंगा? भैया पहले पूरी बात तो सुनो। ठीक है, आप आराम से बोलिए, आप आराम से बोलिए, आपको मैंने पूरा मौका दिया। आप अपनी बात कहिए। अनीश जी, आप अपनी बात रखिए।
ये जो बात कर रहे थे कि डंका बज रहा है, कैसा डंका बज रहा है? ट्रंप अपने मर्जी से ट्रेड डील साइन करवाता, सबको मालूम एप्स्टीन फाइल के दबाव में डंका बज रहा है। और आप कह रहे हैं कि आपका डंका बज रहा है साहब, तो आप मुझे बताएं, ईरान तो हमेशा से हमारा दोस्त रहा। आप इजराइल के चक्कर में आपने पूरी विदेश नीति गड़बड़ कर ली। ना तो आज की तारीख में अमेरिका के दोस्त है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। रशिया आपका अच्छा दोस्त था, वो आपसे दूर हो गया। चाइना आपका दोस्त बचा नहीं है, जबकि पाकिस्तान इन सबका मित्र बन गया है। तो ये हमारी सफलता की असफलता है। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की तो बात ना करें, ऑपरेशन सिंदूर की जब बात होगी तो इनके एक मंत्री है विजय शाह, कर्नल सुफिया कुरैशी को, जिनने आतंकवादियों की बहन कहा था, राघवन जी उस पर सवाल कर ले। अब बाकी आपको जो उनसे पूछना है तो पूछ करेंगे। ठीक है, अब मैं जवाब ले लूं तौकीर रजा साहब से। अवनीश जी, ठीक है, तौकीर रजा साहब 30 सेकंड का काउंटर जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जरा ये बताइए अवनीश जी, जब कश्मीरी पंडितों को वहां पर भगाया जा रहा था, आपकी सरकारें वहां पर रही, आपकी जो है संगठन की सरकारें रही मिली, उसके बाद आपने कभी, आपके लोगों ने कभी उसको ललकारने की कोशिश नहीं करी? क्या किसी कांग्रेस की मां ने दूध नहीं पिलाया था जाकर ने ललकार सका आतंकवादियों को? आपकी सरकारें नहीं घुसड़ सके, हम ही सिर्फ ठेका लेकर रखे थे क्या? ठीक है, हमने करा, लेकिन करके दिखाया, और उसके बाद आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमने अगर बात करें तो पूरे विश्व की अगर बात करें तो मोदी जी को जो सम्मान मिल रहा है उससे आपके पेट में दर्द क्यों होता है भाई? जरा बताइए। और विदेश नीति की अगर बात करें, देखिए साहब, विदेश नीति ये कहती है जैसा समय रहता है उसके अनुरूप अपने को बात की जाए। हमने किसी खिलाफ बात नहीं करी, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे ईरान हो। ईरान भी हमारा दोस्त है तो इजराइल भी हमारा दोस्त है, तो अमेरिका भी हमारा। चलिए ठीक है, तौकीर रजा साहब, बोलता हूं, हमारे पास और भी 2 मेहमान हैं, उन तक पहुंचना मुझे। लेकिन आप राज चड्ढा जी के पास मैं पहुंचना चाह रहा हूं, अभी आऊंगा अवनीश जी आपके पास आऊंगा। ठीक है तौकीर रजा साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रारंभिक सदस्य जनसंघ के हमारे साथ जुड़े हुए राज चड्ढा जी। तौकीर रजा साहब, अवनीश जी को काउंटर करेंगे, वो चल जाएगा, लेकिन राज चड्ढा जी को सुनने की जो वो है जिम्मेदारी आपकी भी है। जनसंघ के प्रारंभिक सदस्य रहे राज चड्ढा जी, आपका रुख करता हूं। जरा सा इतिहास के दौर की बातें मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब कांग्रेस के प्रभुत्व का वो दौर था, उस समय जनसंघ को स्थापित करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा जनसंघ के लिए। उन सारी चीजों पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं। और उस समय मुख्यधारा की राजनीति कितनी जो है वो मुश्किल थी। देखिए, अगर पिछले इतिहास पर हम निगाह डालें तो वो इतिहास साक्षी है कि किसी की भी संगठन को बढ़ने के लिए, आ जाने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, उन सबका प्रकटीकरण भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने किया। त्याग और तपस्या की मूर्ति अगर आप देखना चाहते थे तो केवल भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं में दिखाई देती थी। वो सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर, केवल एक लगन, एक दिन लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा और ये देश भारतीय नीतियों पर चलेगा, ना साम्यवादी नीतियों पर चलेगा, ना पाश्चात्य नीतियों पर चलेगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए और जो वामपंथी कांग्रेसियों ने इस देश में स्थापित करी और देश की मूल पहचान को ही नष्ट कर दिया। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया। उसको चुनौती स्वीकार करके भारतीय जनसंघ के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने अपना घर परिवार छोड़ा, भूखे लेकर उन्होंने काम किया और यातनाएं सही, जेलों की लंबी लंबी यात्राएं सही, लेकिन हार नहीं मानी। आज का दिन उनके बलिदानों का प्रतिफल है, ये हम ना भूले। और सामने हम देखें तो 150 साल पुरानी पार्टी इस दुर्दशा को प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी भी वो ये पहचानने की कोशिश नहीं कर रही कि हमारे इस पराभव का, हमारे इस पतन का मूल कारण क्या है। आज भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी से लेकर ये छोटे मोटे प्रवक्ता तक कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो स्वयं इनकी पार्टी को जनता से और दूर ले जा रहा है। अरे वास्तव की जो समस्याएं हैं उन्हें पहचानो। विपक्ष हो तो विपक्ष का रचनात्मक रोल निभाओ, हमारी कमजोरियों पर उंगली उठाओ, लेकिन कुछ नहीं, केवल गलत 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 कहना और दिन ब दिन पराभव की ओर जाना। अरे कितने राज्य तुम खो चुके हो, केंद्र तुम खो चुके हो, नगर पालिकाओं में तुम्हारे पैर रखने की जगह नहीं है। कब सुधरोगे भाई, कब समझोगे कि गलती कहाँ है? अपनी गलती को पहचानो और उसको दूर करने का यत्न करो। ये देश एक सशक्त विपक्ष भी चाहता है, लेकिन वो विपक्ष रचनात्मक हो, केवल विध्वंसात्मक न हो, केवल विदेशों में जाकर भारत की निंदा न करे, इस तरह के काम न करे कि जो देश का नुकसान हो उसमें प्रसन्नता प्रकट करे। इनका केंद्रीय नेतृत्व आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को?
आज देश की जनता अच्छी तरह से समझ गई है कि कांग्रेस की नीयत सिर्फ इस देश की बर्बादी में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज तो ये दिख रहे हैं, आने वाले कल में ये कांग्रेस दिखाई भी नहीं देगी हिंदुस्तान के नक्शे में, अगर इन्होंने अपने आप को बदला नहीं किया। ठीक है, हाँ तुम भागना कर लेना फिर। ठीक है, प्रवेश गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। अनिश जी आपके पास लौटूंगा तो अपनी बात रखिएगा। प्रवेश जी आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, आज जिस सफर पे बात कर रहे हैं, जिस विषय पर संयम सिखाइए, आयु का हूँ नहीं अवनीश जी, अब ये आप हमें नहीं सिखाएंगे कि मुझे किससे सवाल लेना है और किससे जवाब लेना है। जब आपकी बारी आएगी, जब मैं आप तक पहुंचूंगा तो ही आप जवाब दीजिए। ऐसे फिर आप खुद ही वो तस्वीर दिखा रहे जिससे तौकीर रजा साहब और राज चड्ढा जी यहाँ बैठे बैठे लाइव डिबेट में सवाल उठाएंगे कि आप सवालों से भाग रहे हैं। हाथ जोड़ने से नहीं होगा, जवाब देना होगा। जब वक्त आएगा तो अपनी बात रखिएगा। प्रवेश गौतम जी, ये आप तौकीर रजा साहब को कहिएगा और राज जी को कहिएगा। ये सवाल मेरे डिबेट में प्लीज नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनिश जी, अपनी बारी का इंतजार करना सीखिए। नहीं तो जिस तरह से सत्ता से आप बाहर हैं, इसी रवैये के शायद आप लोग सत्ता से बाहर हैं, जनता आपको नकार रही है। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए अनिश जी, प्लीज सुनने की क्षमता रखिए। अब ये आप मुझे मत बताइए कि मैं किस क्रम के साथ जाऊंगा। प्रवेश जी कब से बैठ के सुन रहे, क्या इनसे मैं जवाब नहीं लूं? क्या मैं इनसे जवाब नहीं लूं? आप बताइए। प्रवेश जी को सुनेंगे, चलिए। प्रवेश जी देख रहे हैं आप किस तरह से आज सियासी गलियारों में भी अनिश जी भी आज फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद नहीं थी अनिश जी आपसे भी, मुझे लगा कि आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। खैर ठीक है, एक मिनट। अरे प्रवेश जी मैंने शांति से तौकीर रजा साहब को सुना, उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। ये जो भी जनसंघ का व्यक्ति है कहता छोटे मोटे प्रवक्ता, तो भाई इनको मैंने पहली बार सुना है, कौन है व्यक्ति ये? और बेसिकली इनने जो स्टेटमेंट दिया तो भाजपा की दंडागिरी कर रहे हैं। अरे तो आप अपने बारी का इंतजार करिए ना सर। मैं कहां कर रहा हूं कि आप जवाब मत दीजिएगा, आप राज चड्ढा जी को मत घेरिएगा। सुनिए, ओपनली कह रहा हूं मैं, आज के बाद आपके डिबेट में नहीं बैठूंगा स्वराज। इट्स योर चॉइस सर, इट्स डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू विल डू इन फ्यूचर। लेकिन मैं अभी अलाउ नहीं करूंगा, मुझे प्रवेश जी के पास अभी जाना है। अनिश जी की आवाज डाउन करिए, मैं प्रवेश जी आपसे सवाल लेना चाहता हूं। प्रवेश जी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। प्रवेश जी किस तरह से देख रहे? देखिए सियासी जंग यहां भी छिड़ चुका, लेकिन हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे थे वहां से अवनीश जी लगातार भटकाते हुए नजर आ रहे हैं। कि आप किस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस इमरजेंस को? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हुए भारतीय जनता पार्टी उसी सिक्के की तरह जिसके दो पहलू हैं, एक तरफ संघर्ष और दूसरी तरफ सफलता की जो कहानी है, उस कहानी, उन किरदारों को और इस इमरजेंस को किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक आइडियोलॉजिकल संकेत माना जाए ग्लोबली भारतीय जनता पार्टी के लिए? राघवेंद्र जी, पहले तो भाजपा को बहुत बधाई, 47 वर्ष पूर्ण हुए। मैं अपने निजी अनुभव बताता हूं, करीब 12-13 साल से मैं बीजेपी को देख रहा हूं। जो पहले की भारतीय जनता पार्टी थी और अब की भारतीय जनता पार्टी में बहुत बदलाव आए हैं। पहले नो डाउट संघर्ष था, समर्पण था, लेकिन अब मुझे वो संघर्ष और समर्पण स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता। यदि इसको समझना हो तो ऐसे देखें कि बीजेपी में आज दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं से ज्यादा आयतित नेताओं की वैल्यू बढ़ गई है। हाल ही में, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, फिलहाल मध्य प्रदेश की ही बात कर लूं, कई जगह निगम मंडलों में या नेताओं में एडजस्ट करने की बात आती है तो ये चर्चा अक्सर उठ के आती है कि कांग्रेस से आए नेताओं का क्या हो। जबकि जनसंघ की जो बात कर रहे हैं ये पूर्व की, वहां संघर्ष था, समर्पण था और तवज्जो दी जाती थी। और ये जो मेजर बदलाव मैंने देखा है वो देखा है कि विरोध की आवाज को यहां कैसे दबाया जा रहा है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ है। बीजेपी अपग्रेड हुई है, समय के साथ तकनीकों को उन्होंने अडॉप्ट किया है जहां कांग्रेस पीछे रह गई है। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहे हैं, हमें समय के साथ बदलाव करने होते हैं। वही बात, बीजेपी अपने सैकड़ों दावे करती है कि हमने ये किया, लेकिन वहीं पे एक सच ये भी है, यदि आपने देखा हो कि राघवेंद्र जी, महंगाई को आज भी बीजेपी काबू नहीं कर पा रही है, वो तेजी से बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो रुपया है वो भी कमजोर हो रहा है। दावे बहुत आते हैं पर हकीकत सामने नहीं आती। अटल जी के समय काफी चर्चाएं होती थी कि जब कोई विरोध करता था, एक वरिष्ठ पत्रकार उनसे जब बच रहे थे तो अटल जी ने उनसे बोला था, ये बहुत चर्चा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप विरोध करते हैं, आप हमारी कमियां निकालते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पत्रकारों का ये काम होता है। पर अब वो फेस नहीं रह गया। आप कमियां निकालने के लिए नहीं बैठ सकते, आप सीधे बात नहीं कर सकते। मैं पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायद 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन मैंने देखी है, बाकी 1-to-1 जरूर डिबेट होते होंगे। तो ये जो बदलाव है, यानी कम्युनिकेशन वन साइडेड होता जा रहा है।
नो डाउट सत्ता पा रही है बीजेपी, काफी राज्यों में भाजपा की सरकार है या एनडीए की सरकार है, लेकिन तो फिर वही मूलभूत सवाल पे आता हूं कि क्या आंतरिक लोकतंत्र वहां पे मौजूद है, जो मुझे फिलहाल नजर नहीं आता। सत्ता पाना एक एम होता है हर राजनीतिक दल का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। सत्ता में हर कोई जाना चाहता है और उद्देश्य ही होता है समाज सेवा करना। कुछ विकास की बातें मुझे नजर आती हैं, नो डाउट सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, मैं खुद ड्राइव करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पर जब हैवी टोल देता हूं तो दर्द होता है। फिर जब जस्टिफिकेशन को समझने की कोशिश करता हूं तो ये समझ नहीं आता कि क्या एट पार टोल ठीक है या विद प्रॉफिट टोल ठीक है। मध्य प्रदेश में, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, भोपाल से इंदौर जाइए, सड़क की लागत निकले हुए काफी समय हो गया, उसके बाद भी आज तक टोल चल रहा है, कहा जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, पर वो वैल्यू जस्टिफाई नहीं हो रही, जिसपे कैग की रिपोर्ट ने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसी जब बातों को देखता हूं मैं, आम आदमी से जो बेसिक चीजें हैं वो दूर होती जा रही हैं। आटा और डाटा, जब दो की बात होती है तो हिंदुस्तान में आज भी जो बीजेपी का दावा है 86 करोड़ लोगों को या 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन भाषणों में, चुनाव में डाटा सुनने में आता है कि हम इतना डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, पर डाटा भारत की असली पिक्चर नहीं है। 5 करोड़ लोग यदि 1.5 GB या 2 GB डेटा कंज्यूम भी कर रहे हैं तो संपूर्ण भारत की पिक्चर नहीं है। आज भी पारदर्शिता की कमी मुझे बीजेपी में समझ में आती, जबकि वही आज से 7-8 साल पहले जब मैं जाता था तो वहां स्वतंत्र बातचीत होती थी, आप कोई बात करते थे, अपना विश्लेषण करते थे तो उसको एक्सेप्ट किया जाता था। अब वो एक्सेप्टेंस बंद होती चली गई है। बस एक ही चीज अच्छी जो मुझे नजर आती है वो ये है कि एकदम टाइट पैड पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाया जा रहा है। दिल्ली से या आला कमान से एक मैसेज आता है तो नीचे मंडल अध्यक्ष तक या उसके नीचे की भी पन्ना जो प्रभारी इन्होंने बनाया, बूथ प्रभारी, उन तक भी वही मैसेज होता है कि उसी लाइन पे बयान देना है, उसी लाइन पे बात करनी है। कांग्रेस की यहाँ कमी रही जो जिसकी वजह से शायद आज वो पिछड़ती जा रही है। मैं मानता हूं उनकी कुछ शिकायतें होंगी, परंतु आज मुद्दा भाजपा के स्थापना दिवस का है। नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट पाया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में, पर सवाल वही है कि भाजपा अपने मूल उद्देश्यों से कुछ हद तक भटकने लगी है। मूल कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं, अब मेरे साथ में पत्रकारिता करता हूं, जब जाता हूं फील्ड में, वो मूल कार्यकर्ताओं को देखता हूं जो आज से 20 साल या 25 साल पहले से बीजेपी में दरी उठाने से काम शुरू किया था और आज भी तरसते हैं कि टिकट मिल जाए या बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जब कार्यकारिणी घोषित होती है, मंत्री पद या टिकट, तब उसमें देखते हैं कि 10% 20% आयतित नेताओं को भी एडजस्ट करने की बात आती है। तो वो मूल कार्यकर्ता आज भी कहता है ये वही नेता है जो पहले कांग्रेस में थे या दूसरे दल में थे, बीजेपी को कोसते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने भी सुने होंगे राघवेंद्र जी। तो वो आज हमारे बीजेपी में आ गए हैं और हमारा हक मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इस पर स्पष्ट जवाब नहीं देता कि उन मूल कार्यकर्ताओं का दर्द कहां है, उनके लिए कौन सुनेगा, क्योंकि अब सुनवाई भारतीय जनता पार्टी में बंद हो चुकी है। और इसको आपको देखना, और आगे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा। सहयोग सेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया मध्य प्रदेश के अंदर, जहां मंत्री बैठेंगे और शिकायतें सुनेंगे। उसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ अपेक्षाकृत कम नजर आई मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कहां गए वो कार्यकर्ता जब एक कैबिनेट मंत्री कार्यालय में 2 घंटे बैठा है, जिसका टाइम है, वो 1 घंटे में उठ के जा रहा है। इसका मतलब कार्यकर्ता नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं नीचे ग्राउंड लेवल पे जोश खत्म होता दिख रहा है। पर वही बात आती है कि चूंकि काम सत्ता से है, पर पार्टी सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ना भी उनकी मजबूरी है। तो बीजेपी ने ये जो छोड़ा है मूल कार्यकर्ताओं को, शायद जो जनसंघ के लोग थे, चड्ढा जी उससे सहमत होंगे कि उस समय बड़ी संघर्ष के साथ पार्टी खड़ी हुई। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया कि कैसे चंदा करके छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाते थे, चाहे वो शिवराज जी की पुरानी बात ले लें या शायद चड्ढा जी बताएंगे उस समय किस तरह से, किन परिस्थितियों में लालटेन लेके गांव-गांव जाके बैठक करते थे और अपनी विचारधारा की बात लोगों से तक करते थे। और जब 1980 में भाजपा गठन हुआ तब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। फिर राम मंदिर आंदोलन शुरुआत हुई जिससे बीजेपी को बूस्ट मिला और शायद जहां तक यदि मैं गलत नहीं हूं तो 96 में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी। उसके बाद फिर 2014 में बनी है। लेकिन जो वादे करे थे बीजेपी ने 2014 में, यदि हम उनके मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 70% भी पूरे नहीं हुए। इसका जवाब लेंगे हालांकि, लेकिन अवनीश जी आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि जरा इत्मीनान से आप सवाल करें तो रजा साहब उसका जवाब देंगे, लेकिन उसका गुस्सा आप मुझ पे निकालेंगे तो वो शायद सही नहीं है ना। अवनीश जी बताइए ना, आप लोग कितना आत्ममंथन कर रहे हैं अपने आप को लेकर। मैं तो चाहता हूं कि, और राज जी भी यही कर रहे थे, राज चड्ढा जी की, कि आप जो उस समय 1984 से पहले जो कांग्रेस थी उस इमरजेंस के लिए अब कांग्रेस के आत्ममंथन कर रही है, ये भी बताइए जरा आप अवनीश जी। आप ना करें
2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उस समय ऑन पेपर भारत में जो पॉवर्टी लाइन वाली जो जनसंख्या थी वो 17 करोड़ से कम थी, 16-17 करोड़ के बीच में कुछ फिगर था। आज अभी हाल चर्चा चल रही है कि 85 करोड़ लोगों को ये एक महीने का राशन दे रहे हैं। मतलब आप समझे ये गरीबी बढ़ी है कि घटी है? पहला मेरा प्रश्न। और सबसे बड़ी बात आप याद करें, सत्ता में आने के पहले 65 रुपए का जब डॉलर था तो ये कहते थे कि डॉलर मनमोहन सिंह की आयु को पार करने वाला है। डॉलर जो है मतलब उस समय दिग्विजय सिंह कई नेताओं के नाम लेके बोलते थे कि इनकी आयु को पार करने लगा है। आज बताएं, आज 95 रुपए का डॉलर हो चला है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्या हालत है रुपए की? मुझे आप ये वही लोग हैं ना जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की मार मोदी सरकार। क्या हुआ? आप सुनते हैं पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंची? मतलब पेट्रोल 120-125 तक पहुंचा। डीजल भी आप देखें, डीजल भी सैकड़ा मार गया। आप देखें, ये कहते थे कि कांग्रेस लोगों के मंगलसूत्र छीन लेगी। आप देखिए क्या हालत करती है। एक गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए 1 तोला का जेवर नहीं बनवा सकता, क्योंकि आपने सोने की कीमतें 1,80,000 रुपए प्रति तोला कर दी है। चांदी भी आप देखें तो चांदी भी आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि 3 लाख रुपए किलो के आसपास पहुंच गई है। तो ये बताएं, जो भी आदरणीय प्रवेश जी भी कह रहे थे कि भाई उनके बातों का क्या हुआ? आप तो बार बार जिन वादों को पूरा करने के लिए जो महंगाई के ऊपर आप आए थे, मतलब शायद देश में इतनी महंगाई हमने कभी नहीं देखी। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप देखें, ये जो निर्णय कर लेते हैं राघवन जी, तो निर्णय की चर्चा नहीं करते। नोटबंदी जैसा इन्होंने निर्णय किया उसके ऊपर इन्होंने फिल्में ही बनवा दी, लेकिन नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार 2 चुनाव लड़ चुकी, 2019 के 2024 के। इन्होंने नोटबंदी की चर्चा नहीं की। नोटबंदी को ये अपनी सफलता मानते ही नहीं है, बल्कि इनको लगा कि हाँ नोटबंदी हमारी बहुत बड़ी विफलता है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। मतलब आप समझे, जबकि नोटबंदी करने से आपने अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया, इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी कर दी। सिर्फ इसलिए कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि विपक्षी दलों के नेताओं के पास पैसा है, तो ब्लैक मनी पकड़, मतलब 500 करोड़ रुपए पकड़ने के लिए आपने 17 लाख करोड़ रुपए की कैश इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, अभी बात हो रही थी कश्मीर की। ये कह रहे थे कश्मीर में क्रिकेट खेले जा रहे हैं, ये सारी चीजें। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कश्मीर की अगर आप बात करेंगे, अभी कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित की बात कही मेरे मित्र तौकीर रजा साहब ने, तो मैं शायद ये इनकी जानकारी नहीं है कि सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के जो ट्रक भर भर के उन्होंने माइग्रेट होना शुरू हुए थे, वीपी सिंह सरकार में शुरू हुए थे। और वीपी सिंह सरकार में 85 सांसद किसके थे? बीजेपी के थे। मतलब ये उस सरकार में शामिल थी। और आडवाणी जी खुद उसमें शायद बड़ा कोई मंत्रालय उनका था, कई सारे नेता इनके मंत्री थे उसमें। और सबको मालूम है मुफ्ती मोहम्मद सईद जो नेता थे, उनने वहां के कश्मीरी पंडितों को माइग्रेट करवाने के लिए खुद गाड़ियां अरेंज करवाई थी। मतलब खुद उनने मार मार के भगाया। मतलब उसके पहले कश्मीरी पंडित कभी कश्मीर से माइग्रेट नहीं हुए। आप जानकारी कर लें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझ पर केस करते हैं। सबसे पहले कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट हुए हैं बीपी सिंह की सरकार में माइग्रेट हुए। और बीपी सिंह की सरकार में 85 सांसद किसके थे मुझे बताएं? बीजेपी के थे। ये शायद ये भूल गए। इसके अलावा कंधार आतंकवादियों को हम छोड़कर नहीं आए। कंधार आतंकवादियों को करोड़ों रुपए लेकर, अरबों रुपए लेकर कौन छोड़ के आया? खुद उनके विदेश मंत्री जसवंत सिंह छोड़ कर आए थे। हम छोड़कर नहीं आए। इनके समय में अक्षरधाम पर हमला होता है, इनके समय में सांसद पर हमला होता है। आप देखें, लेकिन कहीं भी आप इसके बाद आए भ्रष्टाचार पर। आप याद करिए, हमने कांग्रेस के कितने सारे नेता कुर्बान कर दिए। आप देखें, अगर आदर्श सोसाइटी घोटाले की बात है तो हमने विधान पेश करने के लिए 3 मुख्यमंत्री कुर्बान किए, उसमें से 1 मुख्यमंत्री आज भाजपा में। आप मुझे बताएं, जब नवीन जिंदल की बात आती, कोयले घोटाले की बात आती, हमने उनका इस्तीफा लिया, आज वो भाजपा के सांसद है। इसके बाद सुरेश कलमाड़ी ले लें, कितारे नेता ले लें, जो सबसे नेचुरल करेक्ट थी, इसको कहते थे एनसीपी। उनके अजीत पवार के ऊपर भी क्या क्या बोलते थे, अजीत दादा चक्की पी सिंह। हालांकि वो दिवंगत हो गए, लेकिन किस पार्टी में किसके साथ चले गए? तो भाजपा के साथ चले गए। तो इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आज भाजपा का स्थापना दिवस है, मैं तो शुरुआती बढ़ाई से की, मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। ठीक है, आज हम नीचे हैं, आप ऊपर हो, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम भाई यही काम हमारा, अगर हम तो आपसे सीख लेते हैं कि आपने जहाँ 55 साल संघर्ष किया है, हम क्या 20 साल संघर्ष नहीं कर सकते? हम तो भारतीय जनता पार्टी के सामने में आइडियल मानते हैं अपना कि भाई हमें आपकी ऊर्जा मिलती है कि जब आपने 55 साल संघर्ष किया, हम भी संघर्ष करेंगे। कितने साल? ये थोड़ी बेवजह के हम आरोप लंबे संघर्ष की कहानी आज आप क्यों लिख रहे हो अनिश जी? मैं तो आपसे एक चीज छोटी सी बात समझना चाह रहा हूं कि देखिए, जब कोई गलती करता है तो दूसरे सामने वाले को मौका मिलता है सफल होने का, आगे बढ़ने का। आप तमाम गलतियां किनारे भारतीय जनता पार्टी की, वो आपके सवाल है, मैं उस पर कुछ काउंटर नहीं करूंगा।
एक मिनट, अब सुनिए ना, मुझे भी तो सुनिए, लगातार आप भी बोलेंगे पूरे डिबेट में, मुझे सुनिए, मेरे सवाल सुनिए, फिर जवाब दीजिए। अब मैं गलत हूं तो मुझे भी काउंटर कर लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस ने क्या वो गलतियां की जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिला कि वो आगे बढ़ जाए, और आगे इतनी सुदृढ़ और मजबूत तरीके से बढ़ी कि आप फिर उसको पीछे नहीं कर पा रहे हैं? ये भी तो गिनवा लीजिए थोड़ा सा, फिर तो गिर आपके पास आता हूं। देखिए, हमने कभी राजनाथ जी धर्म की राजनीति नहीं की, हम उसमें पिछड़ गए। और भारतीय जनता पार्टी की जो आधार है उनका सिर्फ हिंदू तो धर्म की राजनीति का आधार है। आप उनसे विकास की बात पूछो तो उन्होंने निगरा दिया, हमने राम मंदिर बनाया, हमने 3 सत्तर हटाए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना की। आप ये नहीं बताएंगे कि बड़े बड़े बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसे बिक गए, इंडसइंड बैंक आप देख लें, और आईडीबीआई जैसे बैंक क्यों बिक गए। ये नहीं बताएंगे कि इतने सारे मोदी के समर्थक जो थे, इनके नजदीकी चमचे, मेहुल चौकसी हो, चाहे ललित मोदी हो, या चाहे विजय माल्या हो, ये बैंकों को आज पहुंचे, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक अपनी अंतिम सांसें भर रहे हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है कि मोदी सरकार की सिफारिश पर इनको अनसिक्योर्ड लोन दिया गया है। मुझे बताएं, ये कैसे हो जाता है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते सबसे ज्यादा पैसा उसमें बीजेपी को मिलता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में 68% पैसा सिर्फ एक पार्टी को मिलता है। ये कैसे संभव है? और अधिकतर ये तभी होता है जब 10 दिन 15 दिन पहले किसी एक इंडस्ट्री से खिलाफ बड़ा केस कोई होता है, इनकम टैक्स की टीमें, ईडी सीबीआई जाती है, और उसके अगले कुछ दिनों बाद वो बॉन्ड खरीद के भाजपा को देता है। ये हमको समझ में आ रहा है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में जनहित नहीं है, विकास नहीं है। वो जो भी बात हुई ना, तो सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जिसका काम सिर्फ चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने की मशीन बन गई। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी विचारधारा पे हैं, हमें और संघर्ष करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। जैसे गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, तौकीर रजा साहब, हो गई आपकी बात, आ गई ना अवनीश जी? हमें तौकीर रजा साहब से जवाब लेना। आप पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आपके सवालों के जवाब देंगे। तौकीर रजा साहब, आपकी बारी है, अब बैटिंग करिए और बताइए क्या चुनौतियां हैं 47 वर्षों के बाद भी। हालांकि आप शीर्ष पर जरूर हैं आज, लेकिन जिन चुनौतियों की बात प्रवेश जी भी कह रहे थे, पार्टी के भीतर और संगठन के स्ट्रक्चर पर जो बात कर रहे थे, जो बात अवनीश जी कह रहे हैं कि किस तरह से क्या व्यवस्था है आपकी, रोजगार को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या चुनौतियां अभी है पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी? क्योंकि आप जिस नारे के साथ आए कि सबका साथ, सबका विकास, फिर आपने उसमें जोड़ा कि सबका विश्वास तो जनता का मिल रहा है, लेकिन विकास का रोड मैप क्या है, चुनौतियां क्या है? तौकीर रजा साहब, देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से आपने अवनीश जी को टाइम दिया, तो भले उनके झगड़ने के बाद टाइम दिया, तो उम्मीद है कि बिना झगड़े नहीं, मैंने टाइम पहले भी दिया था तौकीर रजा साहब। मैं ये सोच रहा था कि ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं, लेकिन अवनीश जी को लगा कि अब दोबारा नहीं आएंगे। 1 घंटे का डिबेट था अवनीश जी, दोबारा आते आपके पास। विषय से ना भटके, बात सही है। देखिए, ऐसा है कि वो मैं शेर से शुरुआत करूंगा, फिर से एक और पाने के लिए इन पे शेर जरूर अच्छा लगता है इनके ऊपर, कि ऐसा है कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हैं, हमारी खामियां निकालने में लगे हैं, जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई हमारी जो है पगड़ी छाड़ने में लगे हैं। तो आप देखिए साहब, इन्होंने बोला कि ये जात पात की राजनीति करते हैं, ये विकास की राजनीति करते हैं। साहब, अब बड़ी अजीब बात होती है साहब, विकास को कैसे दिखाया जाए इनको? इतना विकास हो रहा है, अगर ये विकास नहीं था तो जनता चुनकर यहां तक पहुंचाएगी कैसे हमको? हर जगह पहुंचेगी, और ट्रिपल इंजन की सरकार बना रही है। चलो आप समझ सकते हैं कि जो लोकसभा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा हो तो मोदी जी को सिर्फ चुन रही हो, अरे उसके बाद तो राज्यों में भी चुनाव हो रहा तो उसमें भी हमको चुन रही है, और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हो रहा वहां पर भी हमको चुन रही है। देखिए, खामियां सब में हो सकती है, हम भी मानते हैं हमारे में कोई ना कोई खामी हो सकती है, लेकिन बात है राजनीतिक शुचिता की। जब भी राजनीतिक शुचिता की बात आती है तो वो केडर बेस्ट पार्टी का प्रथम चेहरा राज प्रथम की तरफ से अगर कोई बात आती है तो मैं भी बोलता हूं कि राज प्रथम की तरफ से मेरी पार्टी जितना अच्छा कार्य करती है उससे अच्छा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। और आपने तो जेब भर भर के गरीबी हटाकर नारा लगाया, लेकिन जेब अपनी भरी। और आप बात करते विकास नहीं हुआ। आपने बात किया कि भाई अभी राज चड्डा जी की मैंने बात की, मैं सुन रहा था, राज चड्डा जी ने जिस प्रकार से बताया, संघर्षों की बात करी, संघर्षों की कहानी, मैं भी वरिष्ठ पत्रकार जी की तरफ भी आऊंगा। तो वाकई में बात सही है, सत्ता की लोलुपता में अंधी जो है इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से 2 साल तक लगभग जो है नंगा नाच किया, कई पत्रकारों को अंदर कर दिया, कई निर्दोषों को अंदर कर दिया, उनका पूरा कैरियर खत्म कर दिया। 2 साल जो युवा थे, उनका पूरा युवा जो है वो जेलों में ठूसा पड़ा था, मां बाप को पता तक नहीं था बच्चा उनका जेल में है। कैसा संघर्ष की कहानी थी, आप अंदाज लगाइए। वो सोचिए कि जैसे कोई किसी को बेवजह राष्ट्रपति शासन लगा के जेल में ठूसा जा रहा है, ना उसका कोई दोष था, सिर्फ इतना दोष कि भाई वो प्रश्न पूछ रहा था। आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं और मोदी जी के शासन में बताइए ऐसा जितना प्रकार से आपने प्रश्न लगाया हो और कभी हमने कोई ऐसा अत्याचार किया हो। ये तो अत्याचार की प्रकाष्ठा थी साहब।
उसके बाद आप बात करते हैं। रही बात, मैं इनकी तरफ आ जाता हूं, हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी की तरफ। देखिए, कोई मंत्री को अगर 2 घंटे का टाइम बैठने का दिया जा रहा है, हो सकता है किसी कारण से कोई जरूरी काम होगा तो 1 घंटे के लिए वो जा रहा हो, अलग बात है। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछता है तो हमारे यहाँ प्रश्न पूछने का अधिकार भी है और उस प्रश्न सॉल्व करने का अधिकार है, क्योंकि हमारी पार्टी इसी बेस पे बनी है, इसी आधार पे बनी है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है अंत्योदय, आज जिसकी बात है वो अंतिम व्यक्ति का उदय होना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति की समस्या को निराकरण करना, उसका नतीजा है जो आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सब लोग चाहूं और जो विकास हो रहा है, चुन रहे हैं, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने फिर से कहा, फिर से कहता हूं, मैं मानता हूं छोटी मोटी खामियां हो सकती है, लेकिन हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, मैं इस बात को मानूंगा। कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे परिवार की अगर छोटी सी समस्या होगी, हम परिवार के बीच में खत्म करते हैं और उसको खत्म करके दिखाया है, और उसका नतीजा है कि और रही बात 2000 विजन की बात करें, 2047 हमारा विजन है साहब, विकसित भारत के साथ साथ हम जो है विजन के बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उसका नतीजा है कि चौथी आर्थिक शक्ति बने। ये क्या इससे बढ़कर कुछ था? आपने बताया, अरे भाई साहब ये बताइए मेरे को कि 25 करोड़ से ऊपर लोग जो गरीबी रेखा से हट गए, कभी आपके समय में 5 लाख लोग भी कभी हटे? आपने तो हमेशा नारा लगाया, आज भी नारा लगाते हैं गरीबी हटाएंगे। तो ये झूठ बोलना पहले आप बंद करिए, ये दोहरा चरित्र जो है आप पैदा करते हैं वो बंद करिए, झूठा आरोप लगाना छोड़ दिए साहब। और रही बात जो है व्यापारियों की बात, अपने व्यापारी को, अरे भाई राष्ट्र के कोई भी व्यक्ति हो, वही अदानी और अंबानी आपके गोद में बैठे रहे, तब तो आपको नहीं लगा कि कौन है करके? क्या आप ये चाहते हैं कि जो गैस कांड का आरोपी हो एंडरसन और वो हमारे जो है राज करे, व्यापार करे और हमारे लोगों की हत्या करे, और आपका मुख्यमंत्री कांग्रेस का अर्जुन सिंह उसको हेलीकॉप्टर से राजधानी छोड़ के आए और आपके तत्कालीन बेफोर्स के दलाल जो है उनको देश से बाहर कर दे? अरे ये तो दुनिया ने देखा है, सब जानते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से आरोप लगाते हैं? पहले आरोप लगाने तो पहले देखिए तो अपने गिराबान में झांककर, मैंने जो शेर पढ़ा बिल्कुल आपके ऊपर बैठा हुआ है कि पूरा समुंदर आपका खंगा लिया, देखिए आप जाके, आपने अपने समुंदर देखिए पहले जाके साहब। हमने काम किया साहब और उसका नतीजा है आने वाले समय में भी हम जो एक स्वप्न लेके चल रहे हैं विकसित भारत का, और उस विकसित भारत के जो रोड मैप है बिल्कुल तैयार है। उसका नतीजा है कि चाहूं और आज विकास नहीं हो, क्या रोड नहीं बने? आप बताइए, शौचालय में हमारी माताएं बहनें, शौचालय नहीं था तो खेतों में लोटा लेके पहुंच जाती थी बेचारी, और उनके साथ कई सारा अत्याचार हुआ। हमने ये माननीय मोदी जी का स्वप्न था कि हर घर में शौचालय हो, ताकि हमारी बहन बेटी कहीं बाहर जाके किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। इससे बढ़कर कौन दयालु मिलेगा आपके देश में, बताइए? और आप बात करते हैं, हमने अगर बात करते जाति बात हमने मिटाया है क्या? हमने पीएम आवास के जात देख के देखते हैं क्या? हमारे यहाँ सभी जाति को पीएम आवास मिल रहा है, सभी जातियों को कहते हैं जो है आयुष्मान कार्ड की फायदा मिल रहा है, सभी जातियों को जो है स्वास्थ्य का, शिक्षा का सबका फायदा मिल रहा है, और अब तो पीएम श्री भी आ रहा है साहब, उसमें भी सारी जातियों को उसमें एडमिशन मिलेगा, सारी जातियों को शिक्षा का जो है मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो आप क्या चाहते हैं साहब? आप वही चाहते हैं, वैसी भारत चाहते हैं क्या जो दिग्विजय सिंह के समय में 2.5 फीट 3 फीट के गड्ढे हुआ करते थे? भूल गए लगता है। राजधानी जैसी जगह में मात्र 4 से 5 घंटा लाइटें होती थी, क्या वो भारत चाहते हैं क्या? या वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ चाहते हैं? भाई साहब ये विकास हुआ, लेकिन आपको तो पता नहीं, दूरबीन लगाने के बाद। ठीक है तौकीर आजाद साहब, मैं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आज डिबेट कर भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं, क्योंकि माहौल शुरुआत से ऐसा हो गया। इस तरह के माहौल में जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 लोग, जैसे हम प्रवेश, गौतम जी हैं, मैं हूं और उधर राज चड्डा जी मुख्य दर्शक बन के आप लोगों को जरूर सुन रहे हैं। अच्छी बात है, इस तरह के भी डिबेट्स होने चाहिए कि पूर्णतः समय आप लोगों को मिल रहा है, शिकायत ना रहे निश्चय की तरह की समय ना मिला। लेकिन अब राज चड्डा जी, नहीं ठीक है ना, शिकायतें होनी चाहिए, शिकायतों से मोहब्बत और बढ़ती है, जहां शिकायत नहीं वहां मोहब्बत नहीं। राज जी, राज चड्डा जी के शब्द, मुझे चड्डा जी के शब्दों पर शिकायत थी, आपको कह दिया था कि भाई इस तरह की शब्द बनी। हाँ ठीक है ना, फिर से मैं राज चड्डा जी के पास जा रहा हूँ, उन शिकायतों पर राज जी के क्या गिला शिकवे रहे वो भी वो बताएंगे। राज जी को सुनते। राज जी आपसे समझ रहा हूं, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक की जो प्रक्रिया थी, राज जी की आवाज जरा सा बढ़ाइएगा। राज जी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक की जो प्रक्रिया थी उसमें टर्निंग पॉइंट क्या थी? और आज जो वर्तमान परिवेश की हम बात करते हैं, जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, जो अवनीश जी इस डिबेट में भी लगातार उठा रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उन आरोपों पर क्या आपके जवाब रहेंगे और चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि उस चुनौतियों के बीच विचारधारा बनाम राष्ट्रवाद की एक लड़ाई कांग्रेस पेश करती है हमेशा सामने, उन चुनौतियों पर क्या जवाब होंगे? देखिए, अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। मैं उनके शब्दों को स्वीकार करता हूं। भाजपा अगर धर्म की राजनीति करती है तो कांग्रेस ने केवल अधर्म की राजनीति की।
केवल तुर्कीकरण के लिए उसने देश के मूलभूत सिद्धांतों की बलि दी, जो भारतीयता खुले दिल से सबको अंगीकार करती है, इन्होंने उसकी उपेक्षा करके विशेष सुनिए तो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुना। आप अपने वक्त का इंतजार करिए, मैं काउंटर करने का मौका जरूर देता हूं, लेकिन आपने ये शुरू से व्यवस्था बनाई कि नहीं, वन टाइम वन पर्सन विल स्पीक, इसीलिए बस राज चड्ढा जी को भी सुनना होगा। राज जी अपनी बात जारी रखिए आप। बड़ा मुश्किल है सब, इनको प्रारंभिक शिष्टाचार तो मालूम होगा कि डिबेट में अगर भाग लेते हैं तो कैसे लेते हैं। नहीं राज जी आप बोलिए, अवनीश जी हम नहीं बोलेंगे बीच में, आप अपनी बात रखिए। तो ये देखिए, छोटी मोटी गलतियां हर परिवार में होती है, हर समाज में होती है और राष्ट्र में भी होती है, लेकिन मूलभूत बात ये देखिए कि आज राष्ट्र पहले से अधिक सुरक्षित है, आज राष्ट्र पहले से ज्यादा विकसित है, आज गरीब आदमी को पहले से अधिक सुविधाएं प्राप्त है, आज उसे मुफ्त इलाज प्राप्त है 5 लाख रुपए तक का, आज उसे मुफ्त शौचालय प्राप्त है, मुफ्त घर करोड़ों 4 करोड़ से अधिक मुफ्त घर हमने प्रदान किए, और सबसे बड़ी बात यह है इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। जब हर गली में, हर घर में, रेल के हर डिब्बे में आतंकवाद का हुआ, हमारे बच्चों के जीवन पर संकट बनकर छाया हुआ था, वो पूर्णतः समाप्त हो गया। वो दिन आप भूल गए जब अनाउंसमेंट होता था स्टेशन पर कि किसी भी अनजान वस्तु को मत छुए, वो बम हो सकता है, आज तो ये नहीं सुनाई दे रहा। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन कि आप निर्भीक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम सकते हैं। वो कश्मीर के लाल चौक पर जहां हम झंडा फहराने गए थे मुरली मनोहर जोशी जी और अपने इनके साथ वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ, तो वहां पर गोलियां चल रही थी, तोपें चल रही थी, और उसमें आईजी का दफ्तर तक उड़ा दिया गया था उसी दिन जिस दिन झंडा फहराना था। और आज वो लाल चौक जो है श्रीनगर का जगमगा रहा है रंगीन रोशनी के साथ। ये परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देता। वहां के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे खुलकर बाहर निकल रही है, ये परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। और ये केवल कश्मीर में नहीं है, सारे देश में ये परिवर्तन आया है। पहली बात ये, विकास कार्यों को देखो तो सुदूर पहाड़ों तक हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। चीन की छाती पर हम पहुंच गए टोपी लेकर। अब चीन ये हिमाकत नहीं कर सकता कि राष्ट्र सो रहा है और चीन अंदर घुस रहा है, जो नारंगी के खाद में हुआ। अब संभव नहीं है, हर समय हमारी पहली निगाह बॉर्डर के ऊपर है और सारी सुविधाएं हमारे सैनिकों को प्राप्त है। यार बिना सुरक्षा की जैकेट के हमारे सिपाही मर रहे थे, फौजी मर रहे थे। इस सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि सुरक्षित जैकेट प्रदान कर सके। आज हमारे पास बड़े से बड़े आधुनिक हथियार जो है वो हमारे सैनिकों के पास है, और उससे भी ज्यादा उनको पूरी आजादी है कि आप एक का बदला 10 से लीजिए, पूछने की जरूरत नहीं है। पहले दिल्ली से आदेश की प्रतीक्षा की जाती थी, तब तक पाकिस्तानी 10 मार कर चले जाते थे। हमारे सैनिकों के सिरों से फुटबॉल खेलते थे आतंकवादी, पाकिस्तान में लेकर गए भारतीय जवानों के सिरों को। आज हम घुसकर मारते हैं उनको, और जो उनके अड्डे हैं आतंकियों के, वहां पर हम जाकर सटीक प्रहार करते हैं। ये हम सुरक्षा में करते हैं। विकास की दृष्टि से सड़कों का निर्माण पहले से 2.5 गुना, अस्पतालों का निर्माण पहले से 2.5 गुना, और यूनिवर्सिटी का निर्माण पहले से 2 गुना। ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, उनसे पूछेंगे आखिर में क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पर राज चड्ढा जी जरूर। लेकिन आप जो तस्वीरें गिनवा रहे हैं प्रवेश जी, मैं आपका रुख करता हूं, समय हमारे पास कम है, चलते चलते क्लोज भी करना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लेना है। प्रवेश जी आपसे महत्वपूर्ण सवाल, जब बात चुनौतियों पर हो रही है तो दोनों पार्टियों के लिए, चूंकि आज ठीक है 47 वर्ष जरूर कंप्लीट किए भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस के लिए भी क्या चुनौती है? एक तो महत्वपूर्ण चुनौती है कि वापस सत्ता में कैसे आना है, लोगों का विश्वास कैसे जीतना है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का एक डर। क्या लग रहा है कि ये बड़ी चुनौती होगी? विचारधारा बनाम विकास की बात जो लगातार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी नो डाउट एक बड़ी चुनौती है। उससे कैसे ऊपर आना है तो ध्रुवीकरण की बात तो होती ही है, पर एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। चड्ढा जी ने एक बात कही कि आतंकवाद खत्म हुआ है। मैं मानता हूं काफी हद तक इसमें सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौतम जी एक रिक्वेस्ट है, जरा सा 2x स्पीड पे, चूंकि हमारे पास कम है, आपकी बात भी ज्यादा आ जाए और बात भी कोई अधूरी ना रहे। परंतु जैसे चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उस पर हमारे देश की केंद्र की सरकार ने क्या किया, ये किसी के पास जवाब नहीं है। नो डाउट एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन हाँ विश्वसनीयता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं।
इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात सब करते हैं बीजेपी, पर आज अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इमरजेंसी जैसे सोशल मीडिया आईटी एक्ट लाया गया और बिना कारण बताए फेसबुक या सोशल मीडिया से पेजेस हटाए जा रहे हैं, इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें बीजेपी में बदलाव लाया है और आज के डेट में वन मैन शो है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेकंड यदि कहूं तो अमित शाह जी। इसके अलावा बीजेपी में कोई निर्णय लेता दिखता नहीं है। वहीं कांग्रेस में बिखराव दिख रहा है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं हर नेता अब अपनी लाइन खींचने में लगा हुआ है कि कैसे मेरे नंबर बढ़ जाए। यदि ये कांग्रेस इसको चेंज कर दे और सिंगल लाइन बढ़ाने लगे जैसे बीजेपी में होता है कि दिल्ली से जो लाइन आई उसी पे सारी पार्टी चलती है, यदि कांग्रेस इस पे आ जाए तो संभवतः शायद वो वापस सत्ता में आ जाए। ठीक है, समय हमारे पास जरा सा कम है। क्लोजिंग स्टेटमेंट अवनीश जी 30 सेकंड। आप टाइम के बड़ी पाबंदी आदमी है, सौभाग्य से आपने इसका परिचय जरूर दिया। 30 सेकंड आपको दे रहा हूं अवनीश जी, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल से पहले जवाब, क्लोजिंग स्टेटमेंट का सवाल सुन लीजिए। 2029 में वापसी करेंगे या जो बात आप शुरू से करें कि 55 वर्ष जिस तरह से संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने, आप उस संघर्ष मोड में हैं या 29 में आपकी वापसी हो रही है, तो उसका स्पष्ट रोड मैप क्या है? जनता अगर पूछे कि आप पर भरोसा क्यों करे तो क्यों करे, इसका जवाब सपना भी नहीं देख सकते, वापसी का सपना भी नहीं देख सकते। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, एलपीजी सिलेंडर का हम सब देख रहे हैं। इन सबको देखते हुए मोदी सरकार के पैर उखड़ने लगे और ये आप देखें, ये आर्थिक मुद्दों पूछ रहे थे, ये बार बार सड़कों की बात करूं कि सड़कें कैसी हैं। 30 सेकंड है, 30 सेकंड आपको अपनी बात बतानी होगी। इनके कैसे ब्रिज बन रहे हैं, कैसे इनके बांध हमारे बने हुए, गांधी सागर बांध, सरोवर बांध, आप देख लें भाखड़ा नंगर बांध आज भी खड़े, इनके बना हुए कारण बंदे रह जाते हैं। अवनीश जी 30 सेकंड ही मैंने आपको दिया था, सॉरी फॉर दैट। तौकीर रजा साहब, आप अपनी बात कह लिए। तौकीर रजा साहब 30 सेकंड आपके पास भी है, क्या स्पष्ट रोड मैप है आपके 2029 के लिए और जनता आप पे भरोसा बरकरार रखे इसके लिए? देखिए, रोड मैप तो मैंने बता दी कि रोडों की खामियां निकालते नजर आ रहे हैं, लेकिन रोड आपने देखा पीपी मॉडल की तरह कोई गड्ढा छोटा सा भी होता है, क्रैक होता है तो पीपी मॉडल के तहत वो बन जाता है और रोड उसी के साथ लिया जाता है। रही बात महंगाई की, बात करते हैं साहब, ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो है, जो अपना फ्यूल की जो कीमतें होती है, कच्चे तेल की कीमतें होती है, उसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल कीमतें तय होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है और उसी के हिसाब से रेट बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ बढ़ रहा था, उसको भी हमारे माननीय मोदी जी ने घटाया है। 48% पूरे अंतर्राष्ट्रीय किस मुंह से बात करते हैं? समय हमारे पास इतना ही था। तौकीर रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रवेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राज चड्डा जी आपने भी समय निकाला हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह सियासी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 47 वर्ष जरूर कंप्लीट कर लिए और इसी पर हम आज खास चर्चा कर रहे थे और आपने देखा भी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। किसी के लिए यह मजबूत नेतृत्व और बेहतर रणनीति की कहानी है तो किसी के लिए विपक्ष की कमजोरियों और बिखराव का नतीजा भी। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला आखिरकार जनता ही करती है। आने वाले वक्त में क्या यही सियासी तस्वीर कायम रहेगी या फिर कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।